दिसंबर में आपका एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो क्या हम पढ़ें और क्या अंतर है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, बहुत ही ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जिसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। चीज़ें रेपिटेडली पूछी जाती हैं, कई लोगों को लगता है बहुत ही आसान एग्जाम है, छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, बट स्टिल इस एग्जाम के बिना आप आगे नौकरी नहीं ले सकते अगर सरकारी की बात करें, और प्राइवेट स्कूल्स में भी अभी ज़रूरी है। तो समझेंगे कि कुछ लाखों लोग ये एग्जाम देते हैं, मतलब अगर 12,47,000 लोगों ने पेपर 1 दिया, फिर 11 लाख समथिंग ने पेपर 2 दिया, और जो पास होते हैं कुल वो 4 लाख 6 लाख अगर टोटल मिला दें 6-7 लाख के बीच में, यानी लगभग 70-80% लोग अभी भी फेल ही हो रहे हैं। तो उस केस में हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अप्रोच अलग है। एग्जाम ईजी है बट अप्रोच गलत हम कई बार प्रयोग कर लेते हैं। बस करेंगे कि सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है इतने सालों से, फिर भी क्या चेंजेस आए हैं उसको समझेंगे। 1 मिनट में समझेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, टॉपिक्स कौन से हमें कवर करने हैं, पेपर 1 पेपर 2, और उन टॉपिक्स से भी ज्यादा जरूरी क्या है, वो 2 चीजें हैं। मैं आपको पहले ही ये बात बता देती हूँ कि सिलेबस आपने कितना पढ़ लिया है, 130 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे, 140 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे। अभी कोशिश कीजिए कि वैसे तो इस चीज को आप साइड कर दें जिन लोगों ने तैयारी अभी शुरू की है ना। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको टेंशन वैसे भी नहीं लेनी। तो उस केस में आपके पास सिंपल आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि एक तो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लस आपकी प्रैक्टिस, यानी आपने कॉन्सेप्ट इतनी बार रिवाइज किया हो, क्योंकि इस बार टॉपिक वही है, उन्हीं के क्वेश्चंस। मान लीजिए डेवलपमेंट से भी अगर वो मुश्किल क्वेश्चन बना दे तो वो भी सॉल्व नहीं हुआ हमसे इस बार। तो उस केस में ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हम इतनी बार पढ़ लें, और प्रीवियस ईयर जितना हो सके। प्रैक्टिस से मेरा मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से है, और उसमें भी ऑनलाइन पेपर्स सीटेट की वेबसाइट पे है, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किए हैं, यहाँ लेट्स लर्न पे, नोट्स पे भी अभी हम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, उसके साथ मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आप नोट्स जो दिए जा रहे हैं, फ्री नोट्स हैं ये, टेलीग्राम पर सीडीपी के नोट्स आपको मिल चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे अगले 1-2 दिन में। तो नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, जिसने जहां से भी पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, आप टॉपिक, नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़े हैं आपने दिन में, कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, कितना चीजें, कितनी किताबें, कितनी जगह से, कितने चैनल्स पे पढ़ लिया है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में कितनी बैठी है वो चीजें। तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो सके उसको कीजिए, और प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता लगे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, उस पर भी हम आएंगे। एग्जाम पैटर्न फटाफट से समझते हैं। टोटल नंबर जो है आपके वो 150 नंबर का पेपर है, ये बात हम जानते हैं। कितने? 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ये ऐसे ही होता है हमेशा से, ठीक। तो 150 नंबर का पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 150 ही मिनट मिलती है हमें, यानी 2.5 घंटे का टाइम है। टाइम सफिशिएंट है। एक टाइम था जब ये पेपर आपका 1.5 घंटे में करना होता था, तो उस टाइम पे थोड़ा और मुश्किल इसको कहते हैं, लेकिन अभी 150 मिनट पूरे हैं आपके पास। अब OMR भी नहीं फिल करनी, ऑफलाइन भी नहीं है एग्जाम। अब क्या हो गया, CBT हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, जिसमें समय बचता भी है, और जिन लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की होगी उनका थोड़ा समय लग भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस लेंथी बन रहे हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम समय बचाएंगे। तो ये 2.5 घंटा है, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ के तो आना ही नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं। और तुक्के भी वो वाले नहीं लगाने कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, वो नहीं करना। तुक्के वो लगाने जिसमें हम एलिमिनेट कर पाए, अगर लगाने भी है, किसी का मन है, या कुछ क्वेश्चंस में तो होता ही है ऐसा कि सारे क्वेश्चन आपको आते हो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन का फायदा उठाएंगे। अगर हमें थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो हमें हेल्प कर जाएगा आंसर तक पहुंचने में। कई बार क्वेश्चंस में आंसर खुद बता रहा होता है क्वेश्चन, वो कैसे पकड़े हम, कौन से वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनको हम समझें, ये सारी बात करने वाले हैं। तो हाउ मच यू नीड टू स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप मान लीजिए पेपर इस टाइम पे आपके 130 नहीं भी आते हैं, आपके 110 आते हैं, आप 90 से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें। अगर आप मेहनत कर लेंगे तो नंबर अपने आप आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो 90 की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी 130 की है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें या देने जाएं पेपर, तो ये जरूरी कि इस टाइम पे आप क्वालिफाई कर जाएं। साल में एक बार एग्जाम हो रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में इतने इतने नंबर आप ले आएंगे, अगर बात करें कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं। जो थोड़ा सा भी स्मार्टली फॉलो कर लेगा वो 130 140, बहुत सारे लर्नर्स हैं जो 143 वाले भी कई लोग हैं, 141 वाले भी कई लोग हैं, चैनल पे भी आपने इंटरव्यूज देखे हैं। सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो ये 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के लिए, और 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के लिए। मजे की बात यह है कि पेडागोजी इसमें बहुत ही ज्यादा सेंटर में है इस पूरे पेपर में, और 4 सब्जेक्ट आपके पेपर 2 के लिए, 5 सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए। इसमें से जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है दोनों ही पेपर के लिए, बोथ दोनों के लिए 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, यानी 90 मार्क्स तो एज इट इज है, ना लेवल का अंतर है, ना क्वेश्चंस का, ना सिलेबस का, ना टॉपिक का, ना कुछ और,
90 मार्क्स आपके दोनों में कॉमन है, यानी जो लोग पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको पेपर 2 में पूरी पूरी हेल्प मिलेगी और समझेंगे। तो सीडीपी यानी बाल विकास हमें पता है 30 नंबर का है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का है। मैथमेटिक्स देख के डरना नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट आता है। कई बार वो 2-4 नंबर इधर उधर हो जाएगा, पेडागोजी थोड़ी बढ़ गई 2 नंबर की या कंटेंट बढ़ गया 2 नंबर का। ऐसा होता है, एक सब्जेक्ट कई बार इजी है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई भी सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो सब्जेक्ट हो सकता है आपने छोड़ा हो उसी में इजी क्वेश्चन आए हो उस दिन, ऐसा पॉसिबल है ना, अलग अलग सेट्स में। तो हम क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को। ईवीएस की जब हम बात कर रहे हैं, ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो उसमें 15 नंबर आपके पेडागोजी, 15 नंबर आपका कंटेंट का है। इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी 15 नंबर की और 2 पैसेज आते हैं। ग्रामर का कोई खास रोल है नहीं और इस समय आप ग्रामर पढ़ने बैठिएगा भी मत बिल्कुल भी। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन 2 लैंग्वेज है, कोई भी जो 2 लैंग्वेज आपने ली होंगी जिसमें 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, दोनों ही लैंग्वेज की पेडागोजी सेम है। और अभी कुछ 10-12 टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे आपका सीडीपी प्लस हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी बहुत हद तक कवर हो जाएगी, है ना। चलिए समझते हैं। जिनका सोशल साइंस और मैथ्स है वो 60 मार्क्स में अलग अलग आएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं 30-30 नंबर के पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में ईवीएस हट जाएगा आपका और मैथ्स हट जाएगा, उसकी जगह पर सोशल साइंस 60 मार्क्स का, जिसमें से 20 नंबर की पेडागोजी, और साइंस एंड मैथ्स भी अगेन जिन्होंने साइंस एंड मैथ्स चूज किया होगा उनके लिए 60 मार्क्स का साइंस एंड मैथ्स, 20 नंबर की साइंस एंड मैथ्स की पेडागोजी। पेडागोजी मतलब आप पढ़ाएंगे कैसे उस सब्जेक्ट को। तो इनके लिए अगर आप वो 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, वहां से समझेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आप बार बार पढ़ें, और अगर जिनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक बार ये नोट्स दिखा देती हूँ, जो कि एकदम फ्री नोट्स हैं। ये आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, किसी भी फेक जगह से मत जुड़िएगा। 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से ले आएंगे। इवन बाकी सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको हेल्प मिलेगी, ईवीएस पेडागोजी में भी हेल्प मिलेगी। तो ये एकदम फ्री नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे और इनको आप पढ़िए। इनकी हम एक मैराथन भी रखेंगे, प्रॉपर समझेंगे चीज़ों को बढ़िया तरीके से। और यूट्यूब पे तो हम काम कर ही रहे हैं और करेंगे भी, फ्री क्लासेस जो हैं आपकी वो आपको पूरी मदद कर देंगे। कोशिश कीजिए भटके ना इस समय, कंटेंट या टीचर जो भी आपने तय कर लिया है वहां से अच्छे से पढ़ें बैठ करके, ठीक। तो ये नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के भी नोट्स कल या परसों में मिल जाएंगे। ईवीएस के पहले इंग्लिश मीडियम दे चुकी हूँ, हिंदी मीडियम भी मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, कुछ 13 टॉपिक लिखे हुए हैं और समझते हैं इनको। सबसे पहले करना है आपको इस टाइम पर, और बार बार करना है, सिर्फ खत्म नहीं करना है कि हाँ पढ़ा तो हुआ है, और पढ़ा तो हुआ है पेपर करने बैठते हैं तो सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट, 4 नंबर के आसपास आपके क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं विकास की प्रक्रिया से, है ना। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप नोट्स में पढ़ेंगे, मैंने बहुत कंसाइज वे में, ऐसा नहीं है ये सिर्फ 42 पेज के नोट्स हैं, ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, 400 पेज नहीं पढ़ने हैं इस टाइम पे। स्पेशली नोट्स का मतलब ये है कि आपने या तो खुद के बनाए हो या फिर कंसाइज, कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा रही हो जहां पे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, टॉपिक सिलेबस सब सेम है, ठीक है जी। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो 4 से 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट पर आते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के प्रकार क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये एक छोटा सा चैप्टर हुआ। पियाजे वाइगॉस्की कोलबर्ग मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं। कई बार वाइगॉस्की के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी पियाजे के 2 आ जाएंगे, तीनों से एक तो आता ही है, कई बार मल्टीपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस केस में 4 नंबर कम से कम आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक। ये जो आपको शुरुआत के 5-6 टॉपिक दिख रहे हैं, ये 20 नंबर का हिसाब किताब है। अगर आप सीडीपी की बात करें और अदर सब्जेक्ट में भी ये आपको हेल्प करेंगे, तो कोई रीजन नहीं है आपके पास कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ें, ठीक। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पियाजे वाइगॉस्की कोलबर्ग, इनकी सबकी वीडियो लेट्स लर्न पे है, अभी मैराथन में मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी आपको, ठीक। सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग एक ऐसा विषय है जिसको आप शायद 10 मिनट भी ना लगे आपको पढ़ने में। डायग्नोस्टिक का मतलब है आप रीजन जानेंगे, गैप पता करेंगे, और रेमेडियल का मतलब है गैप पता करने के बाद आप बच्चे को रेमेडी देंगे, उसको सिखाएंगे सही ढंग से या दोबारा से या जैसे भी पॉसिबल हो, ठीक। जहां उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, बस इतनी ही बात है और इसी पे क्वेश्चन आएगा। सीसीई में और क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये थोड़ा सा जानना है। और समग्र रूप से हम बच्चे का होलिस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, उसको पूरी तरह से सर्वांगीण रूप में जांच पाएं, ठीक। तो ये 3 टॉपिक हो गए। फिर एनसीएफ 2005 से भर भर के क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नोट्स में भी गिवन है,
उतना कर लेना है, ज्यादा नहीं करना। इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें, 5 नंबर का अकेला टॉपिक है अपने आप में, और ये 5 नंबर आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे। सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। समावेशी शिक्षा यानी सबको समावेशन, सभी बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो इस बार बहुत क्वेश्चन आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। ये भी मैंने नोट्स में बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चंस कैसे आए वो भी दिए हुए हैं, और ये कराई भी हुई है यूट्यूब पे अभी लेटेस्ट वे में, वो भी आप देख सकते हैं। CCE एक और बार लिखा हुआ है, ये CCE वो वाला नहीं है, ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कम से कम भी 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। जेंडर का एक क्वेश्चन है। अब बच्चे को अगर आपने सेंटर में रख लिया तो उसके जेंडर का भी ध्यान रखना है, उसके सोशलाइजेशन का भी ध्यान रखना है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये सारे टॉपिक एक साथ कवर हो गए, ठीक। तो ये शुरुआत के टॉपिक लगभग 20 से 22 नंबर आपके दिलवा देंगे आपको, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्याजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, CCE, NCF, इंक्लूसिव एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जेंडर, सोशलाइजेशन, इतने हल्के टॉपिक हैं, और इनको आप समझ गए तो आपके बहुत सारे नंबर बच जाएंगे, समय कम लगेगा। तो सबसे पहले इनको निपटाएंगे, डेवलपमेंट को निपटाएंगे, फिर NCF है। इंक्लूसिव एजुकेशन भी आसान है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सब कुछ नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा, एक तो सेग्रीगेट नहीं करना बच्चे को, लेबल नहीं करना बच्चे को, और क्या करना है, ऐसी ग्रुपिंग नहीं करनी जहां पे सेम एबिलिटी की ग्रुपिंग हो रही हो, और आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, यही छोटी छोटी बातें। इंक्लूसिव एजुकेशन भी ऐसा नहीं है आपको बहुत ही 300 पेज में इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, ठीक। मोटिवेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है भाई, इंटरनल मोटिवेशन होती है और एक्सटर्नल होती है। इसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा, यानी जिसका रीजन अंदर है वो इंटरनल, जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल। एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, बाकी सब्जेक्ट में भी एक आध क्वेश्चन इससे मिल सकता है, ठीक। लैंग्वेज एंड थॉट, अब ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पेडागोजी यानी CDP में भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही लैंग्वेजेस में भी इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर सब्जेक्ट में। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं जिसको हम, भाई आप चार्ट्स लेके आएंगे, बच्चे के भले के होने चाहिए, टेक्स्ट बुक सही तरीके से हम रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर पाएं, बच्चे की मातृभाषा का सही से प्रयोग कर पाएं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये लैंग्वेज भी आपकी कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज पेडागोजी चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, वॉट लगभग सब में टॉपिक सेम है। बस आपको इतना ध्यान रखना है लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, प्याजे, वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं, चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, है ना। एक्विजिशन और लर्निंग की बात होगी कि भाषा का अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। लैंग्वेज की स्किल्स हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मिलियंस लोगों ने देखा हुआ है। यानी भाषा कौशल, 4 भाषा कौशल हैं, LSRW से हम याद रखते हैं, सुबो पाली हिंदी में हम कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक। ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। अगर हम बात करें TLM की, टीचिंग लर्निंग मटीरियल की, तो बच्चे के लिए जितना हो सके प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, जिससे कि वो आसपास लैंग्वेज उसको दिखे आसपास और वो सीख जाए, माहौल मिले। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ा पाएं, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 3-4 टॉपिक हैं, ये आपके हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी लगभग कवर्ड है इनमें। और क्योंकि आप प्याजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग पहले पढ़ चुके हैं, चॉम्स्की थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इनफ है ये पेडागोजी। अगर आप इतना बार बार पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस से लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कर लें तो उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और दूसरा उनके आसपास की चीजें आप अपने आप सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो ये 13 टॉपिक सबसे पहले खत्म कीजिए। इन 13 में से भी ये शुरुआत के जो 6-7 टॉपिक हैं, ये 7 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लीजिए। 20-25 नंबर आपके कहीं नहीं गए सिर्फ इन 7 टॉपिक्स से, ठीक है। मोटिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं और लैंग्वेज एंड थॉट की बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लर्निंग और मोटिवेशन एक ही साथ जुड़े हुए हैं, कोई लर्निंग का चैप्टर ऐसा नहीं है आप बैठ के पढ़ने लग जाएं, अच्छा स्किनर ने क्या क्या कहा था, अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक के बारे में इतना पता हो, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है, 3 सिद्धांत हैं इनके, मैंने नोट्स में बिल्कुल जितना जरूरी है उतना। अदरवाइज तो लर्निंग अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है, आप पढ़ते रह जाएंगे, है ना। अगर आप पैवलोव के कुत्ते को पढ़ रहे हैं, फिर बिल्ली को भी पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की, फिर किसी के चूहे को भी पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो लर्निंग उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। मोटिवेशन से लर्निंग कैसे जुड़ी हुई है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, बच्चे को ग्रुप में सीखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपने ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ लिया है तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जितनी बार हो सके रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। 3-4 सेट ऑनलाइन के निकाल लीजिए जो पेपर आए हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में चेंज है ना। टॉपिक्स वही हैं, बस क्वेश्चंस मुश्किल बनाए गए हैं। तो जितना हो सके उनको एनालाइज करो, एक ऑप्शन आपको समझ में आए कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। ये कुछ 13 टॉपिक हुए, इसमें सिर्फ ना CDP, आपकी हिंदी इंग्लिश पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो गए, ठीक। अब आते हैं आगे। अब जैसे मान लेते हैं EVS में हमें पता है कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आप पूरी NCERT नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए भाई, मैप से कम
कम भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में। मैप, जो इंडिया का मैप है, जिसमें क्या बात होती है, स्टेट्स कौन से हैं भाई, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, फिर कौन सा स्टेट किसके पास है, तो थोड़ा सा मैप को स्टडी करना है। 3 नंबर 4 नंबर आपके यहीं से निकल जाएंगे। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन मिनिमम है, 2 भी आ रहे हैं कई बार। डायरेक्शन हमें पता है भाई, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आएगा, व्यक्ति यहां से चला वहां पहुंचा। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से पक्का एक क्वेश्चन है कि ट्रेन इस टाइम चली, और ये एनसीईआरटी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, ऐसा नहीं है कहीं और से दे रहे हैं। कम्युनिटी रिसोर्स, यानी बच्चे के, मान लीजिए कोई फादर है किसी के, वो फार्मर है, तो आपको पौधों के बारे में जानकारी दिलवानी है, उनको बुला लिया, एक क्वेश्चन इस पे भी आएगा ही आएगा। बर्ड्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि भाई आउल जो है वो अपनी गर्दन बहुत हद तक घुमा पाता है, मैना झटके से आगे पीछे करती है, किसकी आईसाइट कितनी ज्यादा है ना। वल्चर की बात हुई है। हाउसेस पे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब इससे ज्यादा और क्या, मतलब ये ऐसी बात है कि पहले से पेपर पता है आपको, अगर आप पढ़ लें तो। ब्रेल लिपि पर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन अक्टूबर टू दिसंबर में बेस्ट टाइम होता है। डेजर्ट ओक पे क्वेश्चन आता ही है, एलिफेंट्स पे क्वेश्चन आता ही है। जेंडर, अगेन अगर जेंडर आप वहां पढ़ चुके हैं, यहां आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में जेंडर का ये लोग डालने लगे हैं अभी, ठीक। सीड्स यानी बीज को लेकर के, तो आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट यानी उसको बोने का मौका दें, फिर वो उसको ऑब्जर्व करेगा सीड्स को, बीजों को। स्टेट्स पे बात हो गई, ये मैप से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। थीम्स ऑफ ईवीएस, इनसे कई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थीम्स ऑफ ईवीएस पे आ जाते हैं। 6 थीम है। फैमिली, फ्रेंड्स जो कि एक है, फिर फूड चाहिए हमें, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इनको दिमाग में बैठा लेना है। इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन कई सारे आते हैं थीम्स ऑफ ईवीएस पे। ये हुई पेडागोजी ऑफ ईवीएस की बात। इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है कि ईवीएस में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती, 3rd 4th 5th में होती है। कक्षा 1 और 2 में हम ईवीएस किस में पढ़ते हैं, लैंग्वेज और मैथ्स की सहायता से हम ईवीएस समझा देते हैं, उसको अपने पर्यावरण के बारे में बता देते हैं बच्चे को, ठीक। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज नहीं है इसका मतलब यहाँ। अब ईवीएस में 3 चीजें हैं, एक तो है एनवायरमेंट खुद, दूसरा है साइंस के बारे में भी जानेगा, साइंस भी इसमें इंक्लूड हो गया, इंटीग्रेट कर लिया, और तीसरा है सोशल साइंसेज या सोशल स्टडीज। तो ये 3 सब्जेक्ट इंटीग्रेट करके ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं। बेसिक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने, ये फिक्स्ड है टॉपिक, इनको कोई हिला नहीं सकता पेपर से। अगर हम बात करते हैं स्लॉथ की, स्लॉथ पे इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई भालू जैसा दिखता है, घंटों घंटों सोता रहता है, मजे करता है। अब ये ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स है, अगर आपने सीडीपी में पढ़ा है तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इस बार जैसे पूछ लिया तो वो वहीं से सॉल्व हो जाएगा। मलेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मलेरिया पे किसी डॉक्टर के बारे में बात है, कभी इसकी दवाई क्या है, कैसे होता है, रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किया, तो मलेरिया पे भी एक क्वेश्चन आता ही है। आयरन रिच फूड पे है, उसको कितनी डिटेल में समझा है, ये बहुत जरूरी है। ऑप्शंस जब आपके सामने बन करके आएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, या 4 ऑप्शंस में से 3 सही हैं, 2 सही हैं, तो क्या आप कर पाएंगे? तो उतने अच्छे लेवल का आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, अभी स्थिति वो है कि एक किताब आपको 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 किताबें या 10 जगह से आपको भटकते रहना है। जो भी रिसोर्स आपने चूज किया उसको इतने अच्छे से करिए कि दिमाग में चीजें सेट हो, कंफ्यूजन की जगह ना बचे। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस पे हर बार क्वेश्चन आता है कि भाई एक रिसोर्स है, ज्यादा डेफिनेशंस या टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए बुक में, क्या है, एक संसाधन है, मनोवैज्ञानिक रूप से लिखी हुई होनी चाहिए, एक्टिविटीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। कन्नौज में इत्र मिलता है, इस पर कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोसेस स्किल्स पे अब क्वेश्चन आने लगा है पिछले 2 सालों में। प्रोसेस स्किल्स क्या है, जिसमें बच्चे को सोचना पड़े, जैसे कि ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, क्लासिफाई करना, ये सारी प्रोसेस स्किल्स हैं। मिसकॉन्सेप्शंस पे क्वेश्चन आता ही है, सीडीपी का ही पार्ट है ये, कि आप जब ये जान रहे हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं, एरर एक स्वाभाविक बात है, तो वो उनकी भ्रांतियां भी कुछ पैदा हो जाती हैं, जिनको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं। और ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या है, लर्निंग में हेल्प करते हैं। हर चीज लर्निंग में हेल्प करती है, आपको ये मान के चलना है, ठीक। सेंसिटाइज द स्टूडेंट, बच्चे संवेदनशील हो अपने पर्यावरण के प्रति, इस पे क्वेश्चन कई आ जाते हैं ईवीएस में। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच हमेशा अपनानी है, जटिल से सरल की ओर नहीं जाते, सरल से जटिल जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। बच्चे को हरदम एक्टिव रखना है, कभी भी क्वेश्चन आएगा आप फंस रहे हो, देख लीजिए बच्चा किसमें ज्यादा स्वतंत्र है, किसमें ज्यादा एक्टिव है, कहां वो खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, सक्रिय कहां है बच्चा, अर्थपूर्ण अधिगम कहां हो रहा है। सिंपल बात। तो ये टॉपिक्स कोई भी इधर उधर इनको कर नहीं सकता, पहले इनको बैठ करके कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं, सारा कुछ चैनल पे कराया हुआ है, सर्च करके वीडियो, आगे नाम डालिए हिमांशु सिंह, या जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं मिल जाएगा लगभग आपको, ठीक। अब बात हो रही है किन वर्ड्स पे हम फोकस करें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो कुछ वर्ड्स आपके सामने आते हैं, तो वाइल सॉल्विंग द पेपर उस टाइम पे किन वर्ड्स को हम ध्यान में रखें। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने यहां आपके लिए मार्क किए हैं कि इनका हम ध्यान रखेंगे जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अभी हम आएंगे कि अगले 25 दिन में, एक हफ्ते में आप क्या करें, दूसरे हफ्ते क्या करें, उस पर भी आएंगे। पहले जरूरी है हमें पता तो हो कि हमें करना क्या क्या है, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं यहां, तो कुछ वर्ड्स हैं, इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। कई लोग अभी परेशान होंगे कि भाई लगभग 1 महीना है, फिर शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, उस टाइम पे तो बहुत कुछ हम करने भी वाले हैं, मैराथन सेशंस होते हैं हर साल। अगर हम बात करें किसकी, कि हमें ये पता हो
कि हमारे पास मान लीजिए 4 वीक्स का टाइम है अभी, या 3 वीक्स भी हैं, 4 वीक्स तो है ही, क्योंकि मिड दिसंबर में जाके एग्जाम कहीं शुरू होगा। पिछले साल भी 16 दिसंबर के आसपास शुरू हुआ था, अभी भी आपकी फॉर्म फिलिंग चल ही रही है। तो इन 4 हफ्तों को हम कैसे डिवाइड करें? जो शुरुआत का 1 हफ्ता है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स इनको ठीक करिए। अब मंडे से अगला संडे तक, मंडे तक अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए। ये जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं बिल्कुल पक्की पक्की, मतलब इसको और इतनी, इससे ज्यादा सीरियसनेस के साथ, या मैं और ज्यादा भरोसा आपको दिला नहीं सकती कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स जो आपको अभी मैंने पीडीएफ ये मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इन टॉपिक्स को अगर आप निपटा लेते हैं अगले 1 हफ्ते में, जो कि संभव है, इस 1 हफ्ते में आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से पढ़िए, मैं नोट्स दे रही हूँ, उससे पढ़िए, किसी बुक से पढ़िए, जहां से भी आपने पढ़ा हो या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो उस केस में वैसे तो नोट्स में इनफ है, चैनल पे इनफ है चीजें, तो आप कॉन्सेप्ट्स अपने बेहतर कर लीजिए इस 1 हफ्ते में। एक्स्ट्रा क्लास आप शाम को 9 बजे आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर लीजिए, बट अभी 1 हफ्ते फोकस रखिए कॉन्सेप्ट के। मुझे 1 हफ्ते तक कॉन्सेप्ट करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप सिर्फ क्वेश्चंस के भरोसे नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देंगे वहां। ठीक है ना? तो 1 हफ्ते तक आपको कॉन्सेप्ट्स बार बार समझने हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताए सिर्फ उतने कर लीजिए। ठीक, सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, दूसरे हफ्ते में क्या करेंगे हम? अब हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर को साथ में। ठीक है, क्योंकि एक आध प्रीवियस ईयर अगर आपने अभी तक देखा होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देखा तो अब आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट्स ही कर लीजिए, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए नोट से। और सेकेंड वीक में आप ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर, और कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी आप क्या करेंगे? सेकंड वीक में, सेकंड हफ्ते में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे, वो भी सिर्फ ऑनलाइन वाले, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन वाले पेपर कर लिए, उससे पहले जितने भी ऑफलाइन पेपर्स हुए हैं आप सॉल्व कर जाएंगे, वो ईजी हैं। ऑनलाइन वाले जो हैं वो थोड़े से उनकी लैंग्वेज को टिपिकल बनाया गया है, समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं और ये प्रीवियस ईयर है, इनको साथ रखिए। जैसे ही फंसे कॉन्सेप्ट पे जाइए, और अगर कुछ नया मिल रहा है किसी एक 4 ऑप्शन को जब आप एनालाइज कर रहे हैं, इनको सिर्फ सही और गलत में नहीं डिवाइड करना, दिमाग में जानी चाहिए कि मैं समझ क्यों नहीं पाता। जब मैंने 150 क्वेश्चन लगाए तो उसमें से किस सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स में फंसता हूं या फंसती हूं, कहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये सेकंड वीक में आप करेंगे। अब जो थर्ड वीक है, इस दौरान आपने प्रीवियस ईयर किए हैं, कॉन्सेप्ट्स किए हैं, भर भर के किए हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड में कमी है, तो उस केस में आप सीटेट की वेबसाइट पे चले जाइए, किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाइए, जो भी आपको करना है साथ में वो प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा आ जाए ऑनलाइन में, कि आप पैसेज पढ़ पाएं, आप लेंथी क्वेश्चंस कर पाएं, थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ेगी उससे। तो हम क्या करेंगे? थर्ड वीक में टेस्ट के रूप में, चाहे तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही निकाल लीजिए, सीटेट की वेबसाइट पे सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट देना है अपने तरीके से, ऐसा नहीं है बेइंतहा टेस्ट दे देने हैं, बट हाँ 10-12 जितने भी हो सके वो टेस्ट हमें लगभग लगाने हैं। अगेन प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। ठीक, फोर्थ वीक तो अगेन फिर अब तो आप जितना रिवाइज कर सकें, जो भी चैनल पे चल रहा हो उस टाइम पे, जो मैराथन्स हो, अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बना के रखिए कि क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आएंगे, बच्चे के भले के बारे में सोचेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जिन पे अभी हम आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है एंड ऑल, उन पे आप फोकस करेंगे। तो सारा उस टाइम पे आप रिवीजन 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 और साथ में प्रैक्टिस, अगेन प्रीवियस ईयर, और कुछ अभी नहीं सोचना। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको जितनी बार हो सके करना है। याद रखिएगा, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज नहीं किए इस बार फंसेंगे, क्योंकि ऑनलाइन की लैंग्वेज टफ है, कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं उनमें लैंग्वेज की दिक्कत है। ठीक, आसान से टॉपिक से भी मुश्किल क्वेश्चन बना के पेश किया जा रहा है कई बार। तो ये जरूरी है कि हम इस तरह से इस टाइम को डिवाइड कर लें अपने। ठीक, अब आते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना है। जब क्वेश्चन में हमें दिख रहा हो एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो कि इसको छोड़ के, इसके सिवाय, ये नहीं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। क्वेश्चन ईजी होता है ज्यादातर केस में, बस हम फंस जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान लीस्ट पे या नॉट पर या एक्सेप्ट पर होता नहीं है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज, एक्टिविटी बच्चों को हमेशा करानी है, एक पॉजिटिव बात है। इंक्वायरी कराते रहना है, इंटरेक्ट करने देना है एक दूसरे के साथ, मतलब बच्चा एक्टिव रहे। कोऑपरेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, असिस्ट करना, कोलैबोरेशन यानी सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे की, पॉजिटिव बात है। कंफर्ट टीचर को नहीं देना है, टीचर एकदम सुपरमैन है, सुपर वुमेन है। टीचर अपने काम से किसी भी ऑप्शन में बचता आपको नजर आए तो वो ऑप्शन से आपको दूर भाग जाना है, क्योंकि टीचर को मेहनत भरपूर करनी है। ठीक, फिर आता है स्टेटमेंट क्वेश्चंस। इस बार ये पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस आना शुरू हुए जिसमें एक स्टेटमेंट यानी असर्शन है, कथन है और उसका रीजन है, उसका तर्क है। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर से भरपूर पढ़िए, समझिए, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाएगा, कहां से समझ आएगा? अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि भाई डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात गलत है, तुक्के नहीं लगाने। ठीक, फिर आता है बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द पैसेज। जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
और टाइम का भी, और वैसे भी कि आपके कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। जो बात पैसेज में कही जा रही है उसी के अनुसार चलना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना वहां। मदर टंग को हमेशा प्रेफरेंस देनी ही होती है, मातृभाषा से पॉजिटिव कोई और चीज नहीं है। बहुभाषिता को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, मल्टीलिंगुअलिज्म को। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे। अगर 2 ऑप्शन हटा पा रहे हैं तो देखेंगे बेस्ट कौन सा हो सकता है बच्चे के विषय में। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी बच्चा जहां विचारशील हो, जहां वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, दिशाओं में सोचे, ओपन एंडेड थॉट उसका वहां प्रवोक हो रहा हो, यानी वो सोच पा रहा हो, उसको सोचने का मौका मिल रहा हो, मतलब क्वेश्चन सही है, अच्छी तरफ लेके जा रहा है। पीयर ट्यूटरिंग यानी बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, इन 3 से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे का जो रियल एक्सप्रेशन है, जो उसकी एकदम स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, उसको नहीं रोकना, उसको तुरंत कोई गलती भी करे तो एकदम से सही नहीं करना, मौका देना है। डिस्कशन जितना हो सके क्लास में, परिचर्चा जितना हो सके करनी है। रट्टे से दूर भागना है ना, रोट मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, लेबलिंग, ये सब से दूर भागना, ये नेगेटिव वर्ड है। तो इन टॉपिक्स को एक बार दिमाग में रखिएगा, ये आपको पेपर में देखने को मिलते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगेन कंक्लूजन जो है आज के सेशन का वही निकल के आता है कि जितना हो सके रिवीजन, अगर रिवीजन कॉन्सेप्ट शुरुआत में बताएं आज के सेशन में, उन कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें। कहां से पढ़ लें? नोट्स आपको दिए हुए हैं, मिल रहे हैं, सेशंस कर देंगे, प्लस प्रीवियस ईयर, वो भी सिर्फ ऑनलाइन वाले। जिन्होंने पहले वाले किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेपर्स करिए क्योंकि उनका लेवल अच्छा है। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, आसान क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चंस मुश्किल हैं ऑनलाइन में, है ना। तो ये जरूरी है कि हम इस बात को समझ पाए। बात रही मैथ्स पेडागोजी की, तो मैथ्स पेडागोजी के लिए क्या करेंगे? एक मैराथन सेशन है, उसको देखेंगे, अभी नोट्स मिलेंगे, उसको पढ़ेंगे। और क्या है, हमें पता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बच्चों को कैसे डर लगता है मैथमेटिक्स में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आएंगी। बाकी का जो 15 नंबर का कंटेंट है, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, और उस केस में आपको वो, अगर आपने बिल्कुल ये सोच के गए होंगे कि ये तो छोड़ना ही है, तो बहुत सारे नंबर के लिए मैथ्स में सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए एक टॉपिक है, नंबर्स का टॉपिक है, तो वैसा ही क्वेश्चन आएगा, बस आपको वो तो पता चल जाए। तो जहां से भी हो सके छोड़ना नहीं है ना। कोशिश करनी है पेडागोजी तो जितनी अच्छी स्ट्रांग हो जाए, और बाकी एटलीस्ट इतना हो जाए कि काम चल जाए आपका। एक लिटरल मीनिंग है पेपर में, एक कोवर्ट मीनिंग है, छिपा हुआ मीनिंग है, कॉन्सेप्ट से आएगा वो कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप समझ गए, आधा काम खत्म। तो क्वेश्चन पढ़ के समझना सीखना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो